हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम वीकली टेक्स बाय जगजीत फ्रॉम न्यूयॉर्क में। इन दिस पोर्शन we'll talk about news of India, happenings in the region, and we'll also talk about the history of Bihar. सबसे पहले आप सभी भारत से प्यार करने वालों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। On midnight of August 15 in 1947, when the world slept, 36 crore Indians awoke up in an independent India. This is 2020 and we have increased by almost 100 crores. From a poor country, we are now among the top 5 economies of the world. है ना गर्व की बात। ये सब पॉसिबल हुआ भारत की विभिन्न सरकारों के नेतृत्व क्षमता से और हर एक भारत का वासी के सहयोग से। गर्व है हमें अपने 130 करोड़ भाइयों और बहनों पर। अगर हम ठान लें तो हम कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखते हैं। आइए आज के इस पावन दिवस पर संकल्प लें कि चाहे हम जहां कहीं भी हों, हम तिरंगे की शान में हर पल इजाफा ही करेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं कुछ मुख्य समाचारों का। पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा किया था बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड का। सुशांत की हत्या 13-14 जून को की हुई। दुनिया की जानी मानी मुंबई पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची और तफ्तीश शुरू हुई। 60 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं और कोई एफआईआर मुंबई पुलिस द्वारा दाखिल नहीं हुई है। न ही उसने बिहार पुलिस द्वारा जांच में किसी तरह की मदद की, उल्टे हर तरह की रुकावट का प्रयास जरूर किया। क्या बतलाता है ये कि 1. मुंबई पुलिस बेकार है, 2. और अगर ऐसा नहीं है तो दबाव में किसी न किसी को बचाने की साजिश हो रही है। और दबाव कौन दे सकता है? सिर्फ मौजूदा सरकार का ही हो सकता है। और सरकार से जुड़े लोगों के अटपटे बयान, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी उन्हीं के राग अलाप रहे हैं। हाँ, यहां जिक्र जरूरी है आप सबों के सामूहिक आवाज का, जिसके कारण सुशांत के हत्या के मामले का संज्ञान सीबीआई ने लिया है और जांच शुरू हुई है। अब तक तो सिर्फ लीपापोती ही हो रही थी और सबूत खत्म करने के असफल प्रयास। अब आम जनता को ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद सुशांत को न्याय मिल सकेगा। आप सबों ने बहुत सारे यूट्यूब पर और रिपब्लिक टीवी पर पुलिस द्वारा किन्हीं खास लोगों को बचाने की सारी कहानी देखी होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और आप सभी द्वारा प्रेषित सबूतों से गुनहगार बच नहीं पाएगा। और जो लोग भी इस प्रकरण में बकवास कर रहे हैं या गुनहगार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरा कहना है सुधर जाएं, वरना जनता सुधार देगी। फिल्म सड़क 2 के रिजल्ट्स जनता के आक्रोश को दर्शाते हैं। शक की सुई रिया चक्रवर्ती की तरफ इशारा करती है, पर जानना है कि उसके पीछे है कौन। उसकी औकात तो नहीं है। कोई तो है जिसे महाराष्ट्र सरकार भी बचा रही है। वो है कौन? आप क्या सोचते हैं? कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने विचार हम उसे साझा करेंगे। अब बात बिहार के इतिहास को आगे बढ़ाते हैं, अपने चर्चों को। केबी सहाय को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का जो विवाद चला, उसने बिहार को और भी जातिवाद की तरफ धकेल दिया। बिहार के जनमानस में जातिवाद यहीं से खतरनाक मोड़ ले चुका था। अभी तक हम देखते आए हैं कि बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह और श्री कृष्ण सिंह के शासनकाल में बिहार प्रगति की ओर बढ़ रहा था और कांग्रेस अपना शासन काल चला रही थी। पर हर चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। बिहार में जातिवाद का दौर प्रारंभ हो चुका था और कांग्रेस अपनी लोकप्रियता धीरे धीरे खो रही थी। उससे बिहार में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियां तथा दलित वर्गों का समूह, जिसके समर्थक राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर थे, को बढ़ने का मौका मिला। 1962 में चीन ने भारत के साथ पंचशील सिद्धांतों का, जिसे उसने नेहरू जी के साथ दोस्ती की मिसाल के रूप में कायम किया था, उसका सीधे उल्लंघन किया और भारत पर आक्रमण कर दिया। 1962 में भारत की करारी हार हुई। सारे भारत को इससे जबरदस्त धक्का लगा। 1964 में नेहरू जी का निधन हुआ, जिससे कांग्रेस और भी कमजोर होती गई। बिहार में उस समय तक विनोदानंद झा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और केबी सहाय मुख्यमंत्री बने थे। उनके कार्यकाल में उन पर कई
आरोप भ्रष्टाचार के लगे और बाद में साबित भी हुए। बचपन के उन दिनों के नारे आज भी याद हैं और प्रचलित हैं। केंद्र भी उस समय अनेक कठिनाइयों से जूझ रहा था। अकाली, भूखमरी और रुपए के न्यूनतम विघटन दौर में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। फिर से 1965 में एक बार पाकिस्तान से युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने एक बार फिर शिकस्त खाई और चीन की हार पर राहत का मरहम लगा। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु रहस्यमय तरीके से ताशकंद में हुई और उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। लाल बहादुर का कार्यकाल सिर्फ 18 महीने का था, पर उन्होंने अपनी सूझबूझ और निर्भीकता से देश की गिरती हालत का सामना किया। उस समय सैन्य शक्ति और कृषि शक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, जो आज भी लोग भूले नहीं हैं और न ही उनकी लोकप्रियता कम हुई है। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, पर उनके प्रधानमंत्री बनने से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रुष्ट थे। उनको गुड़िया तक कहा गया। कांग्रेस को कमजोर होता देखकर वामपंथी और सोशलिस्ट मजबूत होने लगे। इस समय कम्युनिस्ट पार्टी में बुद्धिजीवी नेताओं का आगमन हो चुका था। जगन्नाथ सरकार, सुनील मुखर्जी, राहुल संकीर्त्यान आदि वामपंथी विचारधारा के प्रमुख चेहरे थे। जयप्रकाश जी की क्रांति में इन लोगों ने प्रत्यक्ष सहयोग भी किया था। इस समय बिहार में सोशलिस्ट विचारधारा के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण आदि थे। उसके बाद करीब 2 दशकों तक बिहार ने कांग्रेस की सरकार छद्म रूप से चलती रही। बिहार में कांग्रेस कमजोर हो रही थी और शासन चलाने के लिए उसे बाहरी सहायता लेनी पड़ रही थी। ये सभी स्थानीय और छोटी पार्टियां थीं। इसी वातावरण में 67 में चुनाव हुए और कांग्रेस होने को तो अब भी बड़ी पार्टी थी, पर उसका आंकड़ा नीचे खिसकते 128 सीटों पर सिमट गया। दूसरी पार्टी जो स्थान आगे आते हुए दिख रही थी वह थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस के गिरते हुए स्तर को देखते हुए और सत्ता पाने की संभावना प्रबल देखते हुए सभी विरोधी दल एकजुट होना शुरू हो गए। राम मनोहर लोहिया का खुला समर्थन कर्पूरी ठाकुर की ओर था, पर सभी गठबंधन के घटक चाहते नहीं थे कि बिहार में समाजवादी शक्तियां मजबूत हों, क्योंकि बिहार को सामंतवादी सोच के मुख्यमंत्रियों ने अब तक चलाया था और सामंतवादियों और समाजवादियों में सामंजस्य बैठना कठिन ही नहीं होता, नामुमकिन सा होता है। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी नेता थे और उनके समर्थक थे लोहिया, जिनका नारा था, लोहिया ने यह बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। यही कारण था मुख्यमंत्री पद से कर्पूरी ठाकुर को वंचित होना पड़ा और मुख्यमंत्री बने महामाया प्रसाद सिंह। उसके बाद घटनाक्रम कुछ ऐसा घटित होता गया कि विपक्ष को जिस एकता की आवश्यकता थी वह कायम नहीं रह सकी। बीपी मंडल ने बहुत सारे विपक्षियों को लेकर एक अलग दल बनाया, शोषित दल, जिससे विपक्ष और भी कमजोर होता गया। वर्तमान सरकार के 10 महीने तक चलने के बाद सरकार गिर गई और तब शोषित दल ने अपनी सरकार बनाई। यहीं से पिछड़ों और दलितों का दौर बिहार में प्रारंभ हो चुका। उनके रहनुमाई में धनिकलाल मंडल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। इन्होंने सूझबूझ और योग्यता से अपने पद का निर्वहन किया। यह सरकार भी 60 दिनों से अधिक नहीं चली, क्योंकि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। कांग्रेस की यह शुरू से नीति रही है, समर्थन देना, सरकार बनाना और फिर वापस लेकर सरकार गिरा देना। चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर जी इसके उदाहरण हैं। बिहार के आगे के इतिहास को अगले एपिसोड में जानेंगे। अब थोड़ी चर्चा करते हैं बिहार के मौजूदा हालात की। एक तरफ महामारी की मार और दूसरी तरफ बाढ़ के पानी का आतंक। जनता आखिर जाए तो जाए कहां? क्या आपको लगता है कि इन मापदंडों पर नीतीश जी की सरकार खड़ी उतरती है? चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाला है। क्या जनता समर्थन देगी? लिखिए अपने विचार कमेंट बॉक्स में और मैं आपकी बात का जवाब सरकार से लेने की कोशिश करूंगा। एंड हियर अ स्टोरी अबाउट विच India is proud and makes all Indians proud, sharing it with you. Chandrayaan 2's orbiter has spotted the Sarabhai crater on the surface of the moon, and this too on his birth centenary. Proud moment for all Indians and kudos to India Space Research Organization ISRO. आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बिहार के आगे की इतिहास की।
कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम वीकली टेक्स फ्रॉम न्यूयॉर्क में। हाँ, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।